हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिथुन जायसवाल और आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है मनी मार्केट के क्या, मनी मार्केट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्या फर्क होता है उसके अंदर, कौन कौन से डिफरेंशिएट होते हैं, हर एक चीज को हम देखने वाले हैं एकदम डिटेल के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। तो आ जाइए फ्रेंड्स, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट्स आ रहा है वो होता है ट्रेजरी बिल। सर इसको ट्रेजरी बिल को और क्या किस किस नाम से बुलाते हैं, तो हम इसको बुलाते हैं टी बिल या तो जीरो कूपन बॉन्ड। इसको जीरो क्यों बोला जाता है, इसकी एक अलग कहानी है, वो अभी हम दिखाता हूं मैं आपको, उसको मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है। सबसे पहले समझते कि ये होता क्या है। पहला, इसको इश्यू कौन किया जाता है, कौन करता है, आरबीआई। लेकिन आरबीआई खुद के लिए नहीं करता, किसके लिए करता है, टू प्रोक्योर। उसका जो फंड है, जो पैसा है, वो कौन लेता है, गवर्नमेंट करता है। मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे लोगों को पैसे मांगती, भाई आप क्या करो, इस बॉन्ड के अंदर पैसे दो, इस बॉन्ड के अंदर पैसे लगाओ। तो यहाँ पे जो पब्लिक होती है हमारी, पब्लिक क्या करती है, ये बॉन्ड परचेज करती है, ये बॉन्ड को क्या करेगी, परचेज करेगी और इसके सामने पैसे किसको देगी, आरबीआई को। और आरबीआई ये सिर्फ इंटरमीडियरी है, ये इंटरमीडिएट मेन कौन होता है, गवर्नमेंट होता है। ओके। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड, ये जो बॉन्ड होता है, मतलब ये जो ट्रेजरी बिल है, इसका पीरियड ऑफ वैलिडिटी कितना डेज होता है, 91 डे। उसका डबल 182 डेज, उसका डबल 364 डेज के लिए होता है। मतलब मोटा मोटी ये एक साल से कम का होता है। ठीक है, हाँ जी। ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि क्योंकि आप कोई भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को उठा लो, वो क्या होता है, मोस्ट लिक्विड होता है। देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो मनी मार्केट होता है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब वो एक साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और दूसरा, वो क्या होता है, मोस्ट लिक्विड होता है। आप ये सेंटेंस किसी में भी फिट कर सकते हैं कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे मोस्ट लिक्विड होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा वो आसानी से लिक्विड कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मोस्ट लिक्विड होता है। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम। जो जो हमारा ट्रेजरी बिल है, उसको क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड, बिकॉज इसके अंदर इंटरेस्ट नॉट पेड। अब ये बताओ बेटा कि अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मैं आरबीआई हूँ, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपसे पैसे मांग रहा हूँ और आप मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, लेकिन रुको, मैं आपको इंटरेस्ट नहीं देने वाला हूँ, क्या आप उसके अंदर पैसे लगाओगे क्या? सोचो। अरे गवर्नमेंट मांग रही है तो भी नहीं लगाओगे, देश की खातिर तो भी नहीं लगाओगे। अरे सर क्यों लगाएंगे, हम पॉकेट में पैसा थोड़ी हमारे पास पड़ा हुआ है, इससे अच्छा हम कहीं दूसरी जगह लगाएंगे, वहां पे इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो हम क्यों पैसा लगाए। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इसलिए बेसिक थिंकिंग क्या होती है कि इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों पैसा लगाए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता, समझो बात को। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे ये 25,000 का जो बॉन्ड है, उसको इश्यू कितने में करती है, 23,500 में। मतलब जब पब्लिक गवर्नमेंट को पैसा देती है, यहाँ पे पब्लिक जो गवर्नमेंट को पैसा देगी तो कितना देगी, 23,500 रुपए। लेकिन जब गवर्नमेंट उसको रिटर्न करेगी, किसको, पब्लिक को, वो कितने में करेगी, 25,000 के अंदर करेगी। मतलब क्या हुआ कि पब्लिक को पैसा कितना मिला, 25,000, पब्लिक की जेब से गया कितना, 23,500। मतलब इन शॉर्ट पब्लिक के पास एक्स्ट्रा कितना एडिशनल पैसा आया, वो आया 1,500 रुपए। यही तो क्या कहलाता है, यही कहलाता है प्रॉफिट। ओ सर जी, अब मैं समझा कि यहाँ पे पब्लिक को देना कम है, जो देना है हमको वो क्या है, देना कम है। जबकि कंपनी को जो जो पब्लिक को मिलेगा, क्या है, पब्लिक को मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। वो कितना मिलेगा, 25,000, जाएगा कितना जेब से, 23,500। प्रॉफिट कितने का हुआ, 15,000। अब मैं एज ए नॉर्मल पर्सन मैं क्या बोलूंगा, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आप मेरे को लाख रुपए के सामने बोलो कि मैं, आप मेरे को 94,000 रुपीज दो और 1 लाख रुपए आपको रिटर्न में मिलेगा, तो मैं सोचूंगा हाँ जी, 94 के सामने 1 लाख मिल रहा है, मतलब 6,000 का प्रॉफिट है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है,
जो इश्यू किया जाता है वो कम में किया जाता है, और जो जब रिडम्पशन किया जाता है या तो जब पैसे वापस लौटाए जाते हैं ज्यादा अमाउंट में लौटाए जाते हैं, इसलिए जो डिफरेंस होता है वो पब्लिक का इनकम होता है। ये ठीक है। तो द डिफरेंस बिटवीन द दिस अमाउंट इज अ रिटर्न फॉर इन्वेस्टर। तो जो 1500 रुपए है वो क्या है, रिटर्न फॉर इन्वेस्टर कहलाता है। ओके यस। इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल का शॉर्ट फॉर्म है टी बिल। तो इसको और क्या बोलेंगे, टी बिल भी बोलेंगे। और जीरो कूपन बॉन्ड मैंने आपको बता दिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट नहीं होता है इसलिए जीरो कूपन बॉन्ड होता है। ठीक है। ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोमिसरी नोट होती है और एंड हाईली लिक्विड होता है। एंड क्या होता है, हैव अ नेग्लिजिबल रिस्क। रिस्क तो सर कहां से होगा, क्योंकि गवर्नमेंट का है। ओके ओके। नेक्स्ट चलते हैं हमारे कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर को और क्या क्या नाम से बोलते हैं, फाइनेंशियल पेपर, इंडस्ट्रियल पेपर या तो कॉर्पोरेट पेपर। ये पेपर के अलग अलग टाइप के हमने पेपर देख लिए। आपने सुना होगा A4 साइज पेपर, A3 साइज पेपर, लेटर पेपर, लीगल पेपर। यहाँ पे भी अलग अलग, गवर्नमेंट के पास भी अलग अलग होते हैं। कौन कौन सा पेपर देखा, कमर्शियल, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट पेपर। होता क्या है ये पेपर पेपर, ये पेपर पेपर क्या है, ये पेपर पेपर मिस्टर गोगो पूछता है ये पेपर पेपर क्या है। गोगो एक मूवी आई थी आमिर खान और सलमान खान के, जिसके अंदर मिस्टर गोगो, क्राइम मास्टर गोगो, वो बोलता है ये आ, कि आंख निकाल के क्या खेलूंगा, गोटी खेलूंगा गोटी, क्राइम मिस्टर आया हूं तो कुछ तो लूट के जाऊंगा। चलो आते हैं हमारे यहाँ पे, हमारा जो पॉइंट है कि पेपर पेपर क्या है। तो देख बेटा, पेपर मतलब क्या होता है, ये एक है ना क्रेडिट वर्दीनेस जो कंपनी होती है ना, क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी, वो जनरली इस प्रकार का फंड रेज करती है। मतलब बेटा देख, यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमको पैसे की है जरूरत, इसलिए हम क्या करते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक से पैसे मांगते हैं। तो ये कमर्शियल, जैसे ऊपर वाला जो ट्रेजरी बिल के अंदर पैसे कौन मांग रहा है पब्लिक के से, पैसे मांग रहा है गवर्नमेंट। और आगे फेस किसका रहेगा, आरबीआई, मतलब आरबीआई जाएगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। कमर्शियल पेपर के अंदर पैसे कौन मांगेगा, वो मांगेगी क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी। अब आपके मगज में आएगा सर क्रेडिट वर्दीनेस ही क्यों चाहिए, नॉर्मल कंपनी भी तो कर सकती है ना। तो उसका भी रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी ही इसको रेज फंड करती है, मतलब उसको पैसे की जरूरत होती है, तब क्या करती है ये कंपनी, मार्केट से पैसे उठाती है। ठीक है। ये क्या होता है, अल्टरनेटिव टू बैंक बोरिंग। अल्टरनेटिव क्यों होता है, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि आप यहाँ से कमर्शियल पेपर ही लो। मेरे को पैसे की जरूरत है, मैं बैंक से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो बैंक से ना लेकर के मैं किसके लिए, कहाँ से लेके पैसे कहाँ से ले लेता हूँ, कहाँ से लूंगा, मार्केट से ले लेता हूँ, लोगों से ले लेता हूँ। तो वो क्या इश्यू करेंगे, वो इश्यू करेंगे कमर्शियल पेपर को। ठीक है। या जनरली इसका यूज कैसा होता है, वर्किंग कैपिटल के लिए होता है। ओके। फिर दूसरा एक और चीज है, जब कंपनी को ब्रिज फाइनेंसिंग की जरूरत होती है। सर ये ब्रिज फाइनेंस क्या होता है, जैसे कंपनी अभी आपने देखा होगा मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, आईपीओ आ रहे हैं। उस सिचुएशन के अंदर आईपीओ लाने की जो प्रोसेस होती है, दैट टेक्स थोड़ा बहुत टाइम लगता है, 6 महीने 9 महीने साल भर। और उस बीच में उनको अलग अलग एजेंसी को हायर करना पड़ता है, बैंक को, म्यूचुअल फंड को, सेबी को, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। तो बहुत सारे मीडिएटर होते हैं जिनको अंडर कमीशन उनको पे करना है। तो बहुत सारे ऐसे मीडिएटर हैं जिनको उनको हायर करना होता है। और हायर के बदले वो फोकट में तो आएंगे नहीं, वो दे विल चार्ज समथिंग, और वो ये तो बोलेंगे नहीं अच्छा आपका आईपीओ आ रहा है, ठीक है तो आप हमारी फीस तब दे देना। नहीं नहीं, पहले पैसा फिर काम। तो उनको रोकड़ा पहले चाहिए होता है, इसलिए अब वो पैसा आएगा कहाँ से। तो वो क्या करते हैं कि कंपनी बोलती है कि एक काम कर, हमारा आईपीओ आने वाला है साल भर बाद, हम एक काम करते हैं पहले कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, कमर्शियल पेपर से पैसे मंगवाते हैं लोगों से, और जब हमारा आईपीओ आएगा और हमारे जब शेयर मार्केट में बिकेंगे धूम, और जब लोग उसका पैसा हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उस पैसे से हम ये कमर्शियल पेपर के जो बिल, जो फंड रेज किया था उसको हम चुका देंगे। समझे। वापस से एक और किस्सा सुना, मिस्टर एक्स, हमने एक्स वाई जेड कंपनी है, एक्स वाई जेड ने पैसे रेज किए, कैसे, कमर्शियल पेपर के थ्रू। कैसे, साल खाली एक ही व्यक्ति से रेज किया, मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स ने कितना, सपोज 1 लाख रुपए कंपनी को रेज कर दिया, फंड दे दिया कि लो सर लो, आपका जो आईपीओ आ रहा है उसके लिए फ्लोटेशन खर्चे करना है, वो आप ये पैसे रखो और अपना जो भी इशू से रिलेटेड काम है वो सब बताइए।
कंपनी ने पूरा काम बताया, फंड रेज किया मार्केट से, लोगों ने कंपनी के अंदर पैसे लगाए 10 लाख। कंपनी क्या करेगी, ये 10 लाख में से पहले 1 लाख रुपए किसको लौटा देगी, कमर्शियल पेपर वालों को, मतलब मिस्टर एक्स को लौटा देगी। तो अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि फ्लोटेशन खर्चा क्या होता है। फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास फ्यूचर में क्या होना है, आईपीओ का पैसा आने वाला है, लेकिन उसके लिए अलग अलग खर्चे करने, अलग अलग खर्चे करने पड़ रहे हैं, और उस खर्चे को प्रॉपर पेमेंट के लिए हम क्या करते हैं, कमर्शियल पेपर के लिए जाते हैं। ओके, मे भी ये हो सकता है। अब आपके साथ दिमाग में आएगा कि सर अगर हम फ्लोटेशन खर्चे के लिए जा रहे हैं, तो या कमर्शियल पेपर के लिए जा रहे हैं, तो फिर हमको आईपीओ लाने की क्या जरूरत है, यहाँ से जब पैसे आ रहे हैं उसी से बिजनेस कर लो ना। अरे बेटा सुन, जो कमर्शियल पेपर है उसकी अमाउंट में भी छोटी होती हो, सपोज कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, लेकिन जो आईपीओ की अमाउंट है वो मे भी 100 करोड़ हो। ठीक है, पीपल आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी एज थ्रू कमर्शियल पेपर तक। कंपनी क्या करती है, आपके पास आईपीओ के थ्रू जाती है। तो जब मेरे को बड़ी अमाउंट रेस करना हो तो मैं आईपीओ से करता हूँ, लेकिन जब छोटी सी अमाउंट रेस करनी है फॉर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, तो मैं किसका यूज करता हूँ, कमर्शियल पेपर का यूज करता हूँ। ओके, चलो, ये कौन इसका फायदा उठाएगी, कंपनी उठाएगी। ठीक है, कंपनी उठाती है, किसके लिए होती है, दो पर्पस होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल के लिए और दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट, इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंस भी बोला जाता है। ये जो चीज आप सीख रहे हो उसको एकदम डिटेल में हम हमारी क्लासेस के अंदर सिखाते हैं, जो है न्यू चांदखेड़ा अहमदाबाद के अंदर। अगर आप यहाँ पे नियर बाय रहते हो तो एक बार क्लासेस को विजिट करना। बिंग हम यहाँ पे जो फैकल्टीज होती है बहुत ही प्रोफेशनल, क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस, गोल्ड मेडलिस्ट होती है, बीएड के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, एमकॉम रैंक होल्डर है, या तो बहुत सारे काफी साल का एक्सपीरियंस होता है। तो जो आपको अनुभव मिलता है वो बहुत जबरदस्त अनुभव मिलता है। चलो आ जाते हैं हम हमारे पॉइंट के ऊपर। तो हमारा ये जो पॉइंट है मनी मार्केट का, तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या है, मनी मार्केट के अंदर ब्रिज फाइनेंस के लिए हम फंड को रेज करते हैं। ब्रिज फाइनेंस मैंने आपको बता दिया, और दूसरा इस खर्चे को जो बोलते हैं वो होता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी खर्चे जो आईपीओ से पहले होते हैं, जैसे ब्रोकरेज कमीशन, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं कंपनी को एक आईपीओ लाने से पहले। तो ये सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, ये सारे खर्चों को बोलते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, अनसिक्योर्ड होता है। सर ये कैसा है, अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब यहाँ पे कंपनी को कुछ भी गिरवी नहीं देना पड़ता। अब आप एक बात सोचो, आप कोई भी अनजान कंपनी को जब पैसे दोगे तो क्या आप ऐसे दे दोगे, नहीं। इवन आप अगर अपने फ्रेंड को भी अगर 500 रुपए देते हो ना, तो पहले ये देखते हो कि फ्रेंड का जो क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं, मतलब फ्रेंड रिलायबल है कि नहीं, वो मैं 100 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए वापस मेरे को लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा। ठीक है, जनरली मगज में एक बात तो हर किसी का, भले कितना ही अच्छा दोस्त हो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक बार देने से पहले क्यों मम्मी से को बोलते हैं कि मम्मी यार वो 1000 रुपए मांग रहे हैं, क्या मैं उसको दे दूं क्या। तो हम क्या सोचते, मम्मी क्या बोलती है, या वापस तो आ जाएंगे ना। तो सोचो एक छोटी सी अमाउंट के लिए जब आप फ्रेंड की क्रेडिट वर्दीनेस देखते हो, तो फिर यहाँ पे जब आप बड़ी अमाउंट देनी हो, लाख रुपए 5 लाख 10 लाख 15 लाख 25 लाख 50 लाख, तो वहां पे क्रेडिट वर्दीनेस देखोगे नहीं देखोगे, ऑफ कोर्स देखेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है कंपनी की। अच्छा सर, इसलिए इसका महत्व है क्या, हाँ। इसी तरह से हम एक एक चीज को डिटेल में सिखाते हैं, हम खाली पढ़ाते नहीं, हम बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करते हैं। आ जाओ बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको क्या चाहिए होता है, हमको क्या चाहिए होता है, क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है, क्यों, क्योंकि ये होता है अनसिक्योर्ड। और ये इंस्ट्रूमेंट जैसा मैंने आपको बताया था, ये इंस्ट्रूमेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए होता है। इसकी जो डेज होता है मिनिमम 7 डेज के लिए होता है, और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए होता है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स है तो मतलब 1 ईयर से कम ही होगा। इसका जो अमाउंट रहता है 5 लाख और इट्स मल्टीपल में होता है। 5 लाख को मल्टीपल क्यों बोला है, क्योंकि मल्टीपल 5 लाख मतलब 5 या तो 10 या तो 15 या तो 20, मतलब 5 के मल्टीपल में ही चलेगा। ठीक है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, नेगोशिएबल होता है, इसलिए आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली सेल आउट कर सकते हो। ये रेगुलेटेड बाय द आरबीआई होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। ये हमने क्या देखा, कमर्शियल पेपर देख रहे हैं। कमर्शियल पेपर को और क्या क्या बोला जाता है, फाइनेंस पेपर बोला जाता है, इंडस्ट्रियल पेपर बोला जाता है, एंड कॉर्पोरेट पेपर भी बोला जाता है। फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इसके अंदर ये क्या, यहाँ पे क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है, यहाँ इसलिए कंपनी की क्या देखनी पड़ती है, क्रेडिट वर्दीनेस, वेरी गुड। कितने का मल्टीपल होता है, 5 लाख के मल्टीपल में होता है। क्या नेगोशिएबल होता है, हाँ नेगोशिएबल होता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये वर्किंग कैपिटल के लिए यूज में किया जाता है, दूसरा फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि यहाँ पे हमारा
कमर्शियल पेपर क्या होता है। चलो आगे वाले हम देखते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा जो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन लेकिन देखो, एक तो ये अनसिक्योर्ड है और दूसरा कैसा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सही है, नेगोशिएबल नेगोशिएबल हो क्या रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे बॉन्ड्स जिसको आप क्या कर सकते हो, आपको अगर पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसको सोल्ड आउट भी कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, और वो क्या करेगी, अगर वो उसने परचेज कर लिया तो आने वाले फ्यूचर की जो अमाउंट रिसीव होने वाली है, तो इंटरेस्ट रिसीव होने वाला है, उस व्यक्ति को मिलता है। ओके, यहाँ पे फंड कौन रेज करता है, टू प्रोक्योर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, कौन, फाइनेंस टू इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट एंड कंपनी। मतलब हम फंड कहाँ से रेज करते हैं, यहाँ से रेज किया जाता है। हाँ जी, शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन इश्यू, इसको कौन इश्यू करता है, तो हमको ये ध्यान रखना है कि किसको, कौन इसको इश्यू करता है, इसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इश्यू करती है। ठीक जी, फिर ये क्या होता है, ऊपर ही आ गया था ये नेगोशिएबल, मैंने आपको बताया था नेगोशिएबल है, इसलिए क्या है, इसको आप सोल्ड आउट कर सकते हैं। इसका कितना मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए, मिनिमम होती है 1 लाख रुपी। अब देख बेटा, ऊपर जो लिखा था ना, ऊपर जो लिखा था कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर याद रखना, जो कमर्शियल पेपर की बात कर रहे थे हम, जब कमर्शियल पेपर की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या आया था, मल्टीपल ऑफ 5 लाख। मतलब क्या होगा, आप 6 लाख इशू नहीं कर सकते, आप 5, 10, 15, 20 ऐसे 5 लाख के मल्टीपल में कर सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे इसको ये बिल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है, इसमें बोला हुआ है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बोला हुआ है कि यहाँ पे मिनिमम 1 लाख होता है। मिनिमम 1 लाख का मतलब क्या हुआ कि आप 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, मतलब कोई भी अमाउंट, मतलब 1 लाख से ऊपर कितनी भी अमाउंट का आप इश्यू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मतलब 1 लाख के मल्टीपल में करना है, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, मिनिमम वर्ड को यूज किया। अच्छा सर, इतनी छोटी चीजों को भी आप ध्यान में रखते हैं। यस सर, ठीक है, और यही चीज आपको भी ध्यान में रखनी है कि जब मिनिमम बोला है तो मतलब वो 1 लाख से ज्यादा, जब मल्टीपल बोला है, इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख। ठीक है बेटा, तो आगे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सर, ये जो होता है ना, ये जो होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये डिफरेंट होता है फिक्स टर्म डिपॉजिट से। फिक्स टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, फिक्स टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा जैसे आपके मम्मी पापा एक एफडी में पैसा लगाते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन पे एफडी पे इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो आपके घर में भी क्या करवाते होंगे, एफडी के ऊपर एफडी करवाते होंगे, फिक्स डिपॉजिट, उसी को क्या बोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट इज डिफरेंट फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट वो आपने अपने पैसे बैंक में लगाए हैं, वो आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद पैसे मिल जाते हैं। जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कौन इश्यू करता है, गवर्नमेंट बैंक इश्यू करेगी। यस, और वो बैंक इश्यू करेगी और खुद के पर्पस के लिए, कोई भी ब्रांच एक्सपांशन हो, या तो कोई नए इन्वेस्टमेंट के लिए, नए लैंडिंग के लिए आपसे पैसा लेती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या समझना है कि फिक्स डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बहुत डिफरेंस है। ओके, चलो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इश्यू करता है, कमर्शियल बैंक इश्यू करते हैं। कितने का मल्टीपल है कि मिनिमम है, कितनी अमाउंट मिनिमम है, 1 लाख की मिनिमम अमाउंट होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है, ये क्या होता है, नेगोशिएबल होता है, आप इसको सोल्ड आउट कर सकते हो, और इट इज डिफरेंट फ्रॉम द फिक्स डिपॉजिट। वाह सब वाह, मजा आ गया। ठीक है, चल बेटा, चलो मजा आ गया, तो चल नेक्स्ट पॉइंट पे, कमर्शियल बिल। देख, कमर्शियल बिल क्या होता है, सुन मेरी बात, सुन सुन सुन, अरे बाबा सुन, कमर्शियल के बारे में थोड़ा बहुत मुझसे सुन। कमर्शियल बिल क्या होता है, कमर्शियल बिल होता है जब एक पार्टी, जैसे हमारे जेठालाल जी अपने बिजनेस पे बैठे हुए, दुकान पे बैठे हुए, और सामने से कौन आता है, बोलो, बबीता जी। ठीक है, बबीता जी को ले लेते हैं, तो सामने से आता है बबीता जी, कमर्शियल जेठालाल का, अरे क्या बात है, आज तो दिन बन गया मेरा। आओ यहाँ पे, चल बेटा, गंदी सोच वाले इंसान। यहाँ पे जब बबीता आती है, बबीता बोलती है जेठालाल को कि जेठालाल जी मेरे को अच्छा फ्रिज बता दो, फ्रिज बिगड़ गया मेरा। जेठालाल बोलता है, अरे ये भी कोई बोलने वाले आए हो, एक से एक अपने पास, रामसंग, टॉनी, सोनी, पता नहीं कौन कौन से कंपनी के। तो
उसको फ्रिज बताता है, फ्रिज वो खरीदती है, मगर बोलती है कि अरे एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई। बोले क्या हुआ? बोले मैं पेमेंट नहीं कर सकती अभी। बोले पेमेंट किससे मांगा अभी आपसे? बोले लेकिन मैं आपको अपने वहाँ पे सोसाइटी में भी नहीं कर पाऊंगी। बोले सोसाइटी में भी कौन मांग रहा है आपसे पेमेंट? बोले नहीं पेमेंट तो मैं करूंगी, लेकिन क्या है कि अय्यर अभी गए हैं बाहर, वो आएंगे 2 महीने बाद। और दूसरा मेरे पास अभी मेरा बैंक हो गया, सपोज कोई कारण से फ्रीज हो गया है, तो मेरे पास पैसे अभी नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, अमी कच्ची मानुस, आपको पेमेंट नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बिल ड्रॉ करूंगा। क्या करूंगा? बिल ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे जो सेलर होता है ना, वो अपनी मनी की सिक्योरिटी, बोले आपके और मेरे रिलेशन, पड़ोसी के रिलेशन, आपके और मेरे रिलेशन अलग जगह, और बिजनेस धंधा अपनी जगह पे, मैं क्या करूंगा? मैं एक बिल लिखूंगा, ड्रॉ करूंगा, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बोले बिल ही लिखोगे ना, लव लेटर तो नहीं लिखोगे ना? अरे बच्चों, चलो, तो यहाँ पे वो क्या करता है? एक बिल ड्रॉ करता है, जिसके अंदर क्या लिखा जाता है? जिसके अंदर लिखा जाता है कि भाई मैं जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक, उन्होंने सेल किया है गुड्स बबीता जी को, और बबीता जी क्या करेगी? 2 महीने बाद मेरे को, ये सपोज कि 50,000 का बिल की अमाउंट है, 50,000 रुपए 2 महीने बाद लौटा देगी, इस तारीख को लौटा देगी। ठीक है, बबीता जी उन पे करती है साइन। ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट के पेपर पे, मतलब आप स्टैम्प पेपर पे लिख के देते हो, उसको आप नोटरी करवा देते हो, जो मतलब ये लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब बबीता जी को कोई भी हालत में क्या करना पड़ेगा? इसका पेमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन कब? 2 महीने बाद, जो डेट लिखी होगी। इसी को बोला जाता है कमर्शियल बिल। अरे सर जी, ये तो हमने पढ़ा है। मैंने पढ़ाई हुआ है ना, मगर याद कहाँ था आपको? मगर अभी याद आ गया होगा अच्छे से। यस, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। कमर्शियल बिल कब आएगा? जब क्या होगा? परचेस सेल का ट्रांजेक्शन हो, वो भी क्रेडिट पे हो, जहाँ पे सेलर क्या करता है? अपनी अमाउंट को सिक्योर करने के लिए किसको बिल लिखता है? किसको बिल लिखता है? परचेजर को बिल लिखता है। ड्रॉवर कौन होता है? जो सेलर होता है, जिसको पैसे चाहिए, वो ड्रॉवर होगा। सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, वो हो जाएगा ड्रॉविंग। इसको पेमेंट मिलेंगे, तो ड्रॉवर इज ऑल्सो अ पेई। पेमेंट कौन करेगा? बबीता जी, तो वो हो जाएगा पेयर। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा बिल्स और कमर्शियल बिल का कंसेप्ट होता है। चलो, तो हम आ जाते हैं वापस से हमारे टॉपिक के ऊपर। कमर्शियल बिल, यहाँ पे वही जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वही लिखा हुआ है कि गुड्स परचेस किया जाता है क्रेडिट के ऊपर, तब ट्रेडर जो सेलिंग वाला बंदा है वो एक बिल को ड्रॉ करेगा, सामने वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, और ये बन जाता है इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट्स अगर आपको ध्यान हो, आपके 11th के अंदर आता भी था। ये इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? नेगोशिएबल। सर नेगोशिएबल का मतलब क्या हुआ? अरे बेटा, इसको आप बैंक में जाके डिस्काउंट भी करवा सकते हो। सपोज कि जेठालाल ने गुड्स किससे खरीदा? रामसंग से खरीदा, तो रामसंग का पेमेंट के सामने आप इसको ये जो कमर्शियल बिल है उसको भी दे सकते हैं कि भाई तुम ये बिल पकड़ो, और जब मेरे पास बबीता से पेमेंट आएंगे तब वो पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। समझे? तो इन शॉर्ट ये क्या हो गया? कमर्शियल बिल क्या हो जाता है? हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, जिससे हम इसको बैंक के अंदर एंडोर्स भी करवा सकते हैं और इसको किसी और को भी दे सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके। जब इसको सेलर ड्रॉ करता है तो वो बन जाता है ट्रेड बिल, जब इसको एक्सेप्ट किया जाता है तो वो बन जाता है कमर्शियल बिल। ओके, आप इसको क्या कर सकते हो? आप इसको डिस्काउंट करवा सकते हो, और बैंक को, अगर बैंक को आप पास आपने डिस्काउंट करवा दिया, बैंक क्या करेगी? जो मैच्योरिटी पीरियड आता है उस वक्त वो क्या करेगी? जब मैच्योरिटी मतलब 2 महीने का टाइम पीरियड था, 2 महीने जैसे ही खत्म हो गया, वो चली जाएगी बबीता जी के पास और बोलेगी कि बबीता जी, जेठालाल जी ने आपको, आपने जो जेठालाल जी ने जो आपको बिल ड्रॉ किया था, जो आपने एक्सेप्ट किया था और एक्सेप्ट करके उनको लौटाया था, वो बिल उन्होंने मेरे पास जाके क्या किया? डिस्काउंट करवाया। अब मेरे को, मैंने उनको अमाउंट दे दी है, अब वो अमाउंट जो आपने बिल के सामने से 50,000 थी, वो बिल अमाउंट आपको मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। ओके सर, ओके, क्लियर 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 क्लियर। तो बैंक उसको डिस्काउंट करवा देगा, बैंक को भी पैसे की जरूरत हो तो बैंक उसको फर्दर री डिस्काउंट करवा सकती है किसी और दूसरी बैंक के सामने। तो चलता रहता है ऐसा सिलसिला। ठीक है, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 30, 60 एंड 90 डेज की वैलिडिटी होती है। ठीक है बेटा, लास्ट लास्ट हमारा कंसेप्ट आ रहा है कॉल कॉल मनी एंड नोटिस मनी। सर ये कॉल मनी और नोटिस मनी क्या होता है? सिंपल, जब बैंक और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन होता है और बैंक को क्या करना पड़ता है? बैंक को एक फंड रिजर्व रखना पड़ता है। अगर आपको मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर अगर ध्यान हो तो उसके अंदर कैश रिजर्व करके आपको LR, ठीक है, LR के नाम से या तो CRR के नाम से याद होगा क्या? तो उसके अंदर कैश रिजर्व रेशियो या तो SLR का नाम याद होगा, स्ट्रेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो,
वो बैंक को क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है एज पर द आरबीआई गाइडलाइन। और जब भी आपका इस तरह का रिजर्व मेंटेन करने में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कभी फंड शॉर्ट पड़ जाए, और उस समय आप क्या करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट का अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया, बैंकिंग का आरबीआई का कंप्लायंस किया, तो आरबीआई तो आपको अच्छी खासी पेनल्टी ठोकने वाला है। तो उस पेनल्टी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पररी दूसरी बैंक को बोलते हैं भाई बैंक तेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है क्या, अगर है तो तू मेरे को लैंड कर दे, मेरे पास अभी टेम्पररी आज के दिन की शॉर्टेज पड़ रही है, कल मेरा फंड आने वाला है, कल मैं तेरे को पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, तो जब क्या करती है एक बैंक, जब क्या होता है, जब एक बैंक दूसरी बैंक से क्या होता है पैसे लेती है। चलो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे जब कॉल मनी एंड नोटिस मनी, जब कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन द मिनिमम, मैंने आपको बोला कि कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है। हाँ जी, उसको आप क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको उसके अंदर शॉर्टेज हो जाती है तो आप क्या करते हैं, आप बोरो करते हैं, मतलब वन बैंक क्या करेगी, मनी बोरो करेगी, किससे, अदर बैंक से बोरो करेगी। किससे बैंक बोरो करेगी, अदर बैंक से, मतलब एक बैंक की दूसरे बैंक से पैसे बोरो करती है। ठीक है, फॉर दिस रीजन द कॉल मनी मार्केट बिकम द इम्पोर्टेंट फॉर द मनी मार्केट। ठीक है, दिस कॉल मनी मार्केट इंक्लूड कॉल मनी एंड नोटिस मनी। अब देखो बेटा, ये कॉल मनी क्या होता है, कॉल मनी का मतलब होता है जब आप एक दिन के लिए क्या, आप जब एक दिन के लिए पैसे लेते हो तो उसे बोलते हैं कॉल मनी। आप किससे पैसे लोगे, आप पैसे लोगे इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। आप किससे पैसे लेते हो, एक बैंक दूसरी बैंक से पैसे लेती है तो उसको बोलते हैं इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। ठीक है, ये इसका पर्पस क्या होता है, आपके वहां पे पड़ जाती है शॉर्टेज ऑफ कैश रिजर्व, क्या हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ कैश रिजर्व, और वही शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, बोरो करते हैं फ्रॉम अदर बैंक। ठीक है, हु हैज द एक्सेस बैंक। ठीक है, और दूसरा चलो इसको भी मैं पहले बता देता हूँ, फिर फटाफट मैं एक रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ पे नोटिस मनी, नोटिस मनी क्या होता है, ऊपर वाला कितना था, एक दिन का, वन डे, एक दिन के लिए हो तो कॉल मनी, लेकिन एक से ज्यादा दिन हो, मतलब 2 से लेके 14, दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे 13 पे नहीं, 13 14, तो यहाँ पे जो नोटिस मनी आएगी वो क्या आएगी, 2 से लेके 14 दिन तक आती है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, यस क्लियर हो गया। तो बेटा मैं वापस एक बार बता दूं कि ये जो हमारा नोटिस, ये जो हमारा नोटिस मनी है, कॉल मनी है और नोटिस मनी है, वो क्या होता है, तो कॉल मनी और नोटिस मनी के अंदर बैंक बोरो करती है दूसरी बैंक से कि उसके पास क्यों शॉर्टेज होती है, उसके पास कैश रिजर्व को मेंटेन करने में शॉर्टेज आती है, इसलिए वो किससे मांगती है, दूसरी बैंक जिसके पास एक्सेस फंड होता है उससे पैसे मांगती है, और उसको बोलती है भाई मेरे को टेम्पररी पीरियड के लिए फंड दे दे। तो वो क्या होता है, अगर एक दिन के लिए मांगे तो कॉल मनी, और 2 से 14 दिन के लिए मांगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोटिस मनी। तो ये क्या था, ये था हमारा अलग अलग कंसेप्ट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। चलो एक काम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझा दिए हैं इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट, अब एक काम करता हूँ, मैं आपको मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को अकेले पढ़ोगे ना तो बिल्कुल मतलब बहुत कंफ्यूजन होगा कि क्या लिखा है, कुछ समझ में, कुछ भेजे में नहीं, कुछ घुसरेला है बाप अपने, आपको ऐसा होगा। लेकिन अगर आप उसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ोगे और फिर बोलोगे, फिर पढ़ोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप बोलोगे जमाइला ये तो बहुत इजी है, ऐसा ही है सच में। मैं आपको बताता हूँ, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या पढ़ेंगे हम, मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स। आ जाओ आ जाओ, हाँ, मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स। देख बेटा, मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट दो भाग में होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज। सर ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्या है, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज क्या है, ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, तो बेटा पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट क्या होता है। कितनी बार आपके एक नंबर में पूछा जाता है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मार्केट के बारे में। ऑर्गेनाइज मार्केट का मतलब, जैसे मार्केट इस नाम से सजेस्ट, ये है ऑर्गेनाइज, ये है बिखरा हुआ सा, अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पे जब ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है, जब बैंकिंग का कंट्रोल हो, रेगुलेटेड बाय, जब कोई चीज को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। मतलब जैसे बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। जैसे मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई करता है। इसलिए वो जितने भी हमने इंस्ट्रूमेंट देखे, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये सब क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट होता है। अनऑर्गेनाइज किसको बोलते हैं दोस्तों, ये नो रेगुलेशन, यहाँ पे कोई रेगुलेशन होता नहीं है, यहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन होता नहीं है। यहाँ पे कौन आता है, प्राइवेट लेंडर्स आते हैं, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, पॉन, इंडिजीनियस बैंकर, श्रॉफ्स वगैरह आते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। वहां पे बोलते हैं मेरा रूल्स मेरे रेगुलेशन, मेरे को आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है।
उसको हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अब वापस से ऊपर आते हैं, तो जो मनी मार्केट क्या होता है, वैसे तो दो भाग में बटा होता है, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, आपके अंदर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे थे, सारे इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी कितने थी, 1 से लेके 1 साल के अंदर थी, ठीक है, लेस देन 1 ईयर। तो 1 ईयर और लेस देन की इसकी वैलिडिटी होती है। यहाँ पे आपको क्रेडिट वर्दीनेस ये होती है पार्टिसिपेंट की, कोई इसका कोई फिजिकल लोकेशन होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और बहुत सारी पार्टियां होती है, जैसे आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह यहाँ पे आती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश के अंदर। मतलब आपने अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स लिया है, आरबीआई से लिया, कंपनी से लिया, तो आप उसको क्या कर सकते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है होता है, तो आप उसको इजीली क्या करते हो, सेल आउट करके अपने पैसे वहां से उससे ले लेते हो, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट जाता है वो उसका ओनर बन जाता है। ओके, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है बेटा, ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में आपको एक चीज बताऊंगा। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, अगर अगर बैंक कंपनी आपसे अगर पैसे ले रही है ये इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, मतलब उसको कंपल्सरीली आपको पैसे लौटाने पड़ते हैं, समझे, वो अपने पास इसको रख नहीं सकती, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। ओके सर, ओके, समझ गए। तो मनी मार्केट क्या होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, रिस्क इज क्या होता है, लेस होता है। एंड द सक्सेस ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ मनी मार्केट डिपेंड किसके ऊपर होता है, कि आपका बैंकिंग चैनल कैसा है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसा है। अब यही बताया है तो मैं वापस से एक बार बता दूं, मनी मार्केट भी क्या होता है। सर ये आप उल्टा पुल्टा क्यों चले बेटा, पहले मैंने क्या किया, तेरा बेस कम मजबूत किया, क्योंकि ट्रेजरी बिल क्या, ये जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, ये ऊपर के वर्ड आते हैं, बच्चों को मालूम ही नहीं होता कि वर्ड का मतलब क्या है, इसलिए ऊपर क्या मनी मार्केट में समझा जाता है, यार मनी मार्केट तो बहुत टफ है यार, या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो मेरे को याद ही नहीं होते, मैं क्या करूँ। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि पहले बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बताता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज हो गया, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स जब मनी मार्केट में वर्ड आएंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा, यार ये तो मेरे को मालूम है, या ये भी मेरे को मालूम, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस हमारे में बनता है। चलो, तो हम आते हैं इसे मनी मार्केट। मनी मार्केट होता क्या, तो मनी मार्केट इज मार्केट फॉर डीलिंग इन शॉर्ट टर्म, मैंने आपको बताया था 0 से 1 साल तक के लिए, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जो क्या होते हैं, हाईली लिक्विड, आपका उसको क्या कर सकते हैं, इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी, मतलब क्या होता है, मतलब मेरे पास जैसे आप गोल्ड है, आप गोल्ड को इजीली मार्केट में जा सकते हैं, उसको सेल आउट कर सकते हैं, पैसे रियलाइज कर सकते हैं, वैसे ही मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर, इसलिए क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी बोला जाता है। इट इज अ मार्केट फॉर बोरिंग एंड लेंडिंग मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो यहाँ पे मनी बोरो की जाती है और लैंड की जाती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है बोरोवर और एक होता है लैंडर। ठीक है, ये इसको क्या बोलता है भाई, पैसे दे, और ये इसको क्या करता है, लैंडर उसको पैसे देता है और रिटर्न क्या करता है, बाद में इसको विद इंटरेस्ट उसका पैसा लौटा देता है। तो यहाँ पे कितनी पार्टी होगी, 2 पार्टी होगी, बोरोवर एंड लैंडर होगा। ठीक है, जनरली इसका पीरियड क्या होता है, 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर होता है। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एक लैंडर होगा और दूसरा क्या होगा, बोरोवर होगा। ठीक है, जो पैसे दे रहा है वो मनी लेंडर, जो पैसे ले रहा है वो बोरोवर। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका कोई भी फिजिकल लोकेशन होता नहीं है, नहीं है। तो देख बेटा, इसी से साथ हमने क्या देख लिया, हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए मनी मार्केट के, मनी मार्केट क्या होता है वो देख लिया, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। ठीक है, मैं जिस हिसाब से पढ़ा हूँ उसी हिसाब से आप एग्जाम में अगर पढ़ो, आप अगर तैयारी वैसे ही करो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज मैं बता दूं कि अगर बच्चों को सबसे टफ चैप्टर लगता है ना, कोई भी गुजरात बोर्ड बोल लो या तो सीबीएसई के अंदर बीएसटी में स्पेसिफिक बात करूँ तो, क्योंकि बहुत चैप्टर टेक्निकल है, बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता, इसलिए इसमें बहुत सारे टेक्निकल टर्म आते हैं। बीइंग अ सीए मैं हर एक चीज को उनका क्लेरिफाई करता हूँ, इससे क्या होता है, उनको चीजें टेक्निकल वाले वर्ड का मतलब मालूम पड़ता है, इसलिए उनको थियोरेटिकल नॉलेज के अंदर प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा था आज का ये वीडियो। आई होप आपको ये मजा आया होगा, तो मजा आया हो तो उन फ्रेंड्स और उनको भी साथ शेयर करो जिसके साथ आपको मजा आता है पढ़ने में। तो इस तरह से, और दूसरी एक और चीज बताओ, ये चैप्टर अच्छा लगा कि नहीं लगा, लेक्चर अच्छा लगा कि नहीं लगा, अरे इतना क्या सोच रहे हो, अंदर से तो निकल रहा है कि मजा आया सर, तो मजा आया तो कमेंट में लिख दो एक बार, सर मजा आया, मेरे को भी मजा आएगा आपका कमेंट सुन के, पढ़ के। तो चलो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।